हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एल परिपथ यानी शुद्ध प्रेरक परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा। ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि एल परिपथ क्या होता है, एल परिपथ का फेजर डायग्राम क्या होता है, एल परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, क्या एल परिपथ को हम डीसी परिपथ में यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं एल परिपथ क्या होता है। एल परिपथ, ठीक है, देखिए किसी परिपथ में अगर केवल शुद्ध प्रेरक लगा हो, शुद्ध प्रेरक यानी कोई कुंडली लगी हो, कुंडली के अलावा उसमें कोई प्रतिरोध या कोई संधारित्र न लगा हो, तो उस परिपथ का नाम होता है एल परिपथ। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी परिपथ में केवल एक प्रेरक या कुंडली लगी हो, उसमें कोई संधारित्र या प्रतिरोध न लगा हो, ऐसे परिपथ को हम एल परिपथ कहते हैं। लिखेंगे, जब किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रेरक यानी कुंडली जुड़ा हो उसे एल परिपथ, उसे एल परिपथ कहते हैं। ठीक है, शुद्ध प्रेरक यानी कुंडली लगाओ। देखिए एल परिपथ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई परिपथ है जिसमें ये कुंडली लगी है, जिसका प्रेरक क्या है, एल। ठीक है, इस परिपथ को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हम जोड़ रहे हैं उस प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज है वो है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसे आप इससे जोड़ेंगे तो यह इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल परिपथ। इसमें देखिए केवल प्रेरक यानी कुंडली जुड़ी है, इसके अलावा इसमें कोई संधारित्र या कोई अलग से प्रतिरोध नहीं लगाया गया है, तो इस टाइप के परिपथ को हम बोलते हैं एल परिपथ। ठीक है, अब इस टाइप के परिपथ में हम देखेंगे कि जो धारा बह रही है वो धारा और जो वोल्टेज होगा कुंडली के सिरों के बीच, उस वोल्टेज के बीच में कोई कालांतर है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम मानेंगे, माना एल प्रेरक की एक कुंडली परिपथ माना एल प्रेरक की एक कुंडली परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या है, जुड़ा है, जिसका वोल्टेज क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन
ओमेगा टी है। जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है उसका वोल्टेज ये है। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा स्वप्रेरण के आधार पर। अब कहेंगे स्वप्रेरण क्या होता है? तो जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण पता चलेगा। ठीक है। स्वप्रेरण का मतलब जब इसमें धारा परिवर्तित धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो इस कुंडली के जितने फेरे हैं उसके चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा और उस बदलाव के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहां लिखेंगे कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? E इक्वल टू माइनस L DI/dt। इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न होगा। कब? जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो ये जो धारा उत्पन्न करेगा वो इसमें प्रवाहित होगी और वो धारा होगी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। तो कुंडली के सिरों के बीच इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये स्वप्रेरण के आधार पर है। मैंने कहा ना कि जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें बहेगी तो इस कुंडली के फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा। इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो विद्युत वाहक बल है इसका एक नियम होता है कि यह जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। मतलब ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा प्रवाह के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी ये उत्पन्न होता है। तो वह विद्युत वाहक बल नहीं चाहता है कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह हो। ठीक है। वो इस धारा के प्रवाह को रोकने का कोशिश करता है। ठीक है। इसीलिए इसके फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है। ये क्या है? धारा में परिवर्तन की दर और ये है विद्युत वाहक बल। ठीक। ये धारा इसमें बहना चाहता है और ये उसको रोकना चाहता है। तो दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो जाती है? विपरीत। इसलिए यहां माइनस चिन्ह लगाया गया है। ठीक है। और इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करता है, परंतु परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल के बराबर वोल्टेज उत्पन्न करना होगा। समझ आए बात? विद्युत वाहक बल इसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, वो उसे रोकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर माइनस लगा है और हमें इसमें कंटिन्यू धारा को प्रवाहित करना है। तो हमें क्या करना होगा
इस विद्युत वाहक बल के बराबर वोल्टेज लगाना होगा, तभी वो इसमें धारा को प्रवाहित होने देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये विद्युत वाहक बल है ये, ठीक है, और ये धारा है, समझिएगा, ये धारा है, ये धारा आई इधर बहना चाहती है और ये इसको रोक रहा है, हमें इसको इसमें प्रवाहित करना है, तो इसी के बराबर हमें एक दूसरा वोल्टेज उत्पन्न करना होगा ताकि वो इसको क्या करे, खत्म करे, तभी तो धारा बह पाएगी। अगर ये ज्यादा होगा तो धारा को बहने नहीं देगा, तो इसको कम करने के लिए या इसको जीरो करने के लिए हमें इसके बराबर और विपरीत वोल्टेज लगाना होगा, तभी ये जीरो होगा और धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा का क्या करता है, विरोध करता है, परंतु परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल के बराबर वोल्टेज उत्पन्न करना होगा। ठीक है, तो अब इसी के बराबर वोल्टेज उत्पन्न करेंगे E, और वो इसके ठीक विपरीत होगा। देखिए वो इधर है तो इसका वोल्टेज जो हमने उत्पन्न किया वो इधर है, तो इसका मतलब ये माइनस होगा, दिशा विपरीत, और माइनस L di/dt। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो E का मान हो जाएगा L di/dt, यानी इस E का मान प्लस में हो गया और इस E का मान माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो विद्युत वाहक बल है इसके विपरीत इसी के परिमाण के बराबर वोल्टेज आपको लगाना होगा, तब ये वोल्टेज इसको जीरो करेगा और धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम L को इधर भेज दें, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, L इधर आएगा तो हो जाएगा E/L, और इधर क्या बचा, di/dt, dt का गुणा इधर कर दें तो इधर बचेगा di बराबर E/L इंटू dt। E का मान देखिए रख दें, हो जाएगा di बराबर E नॉट साइन ओमेगा t/L, और ये हो गया dt। ठीक है, ये di का मान, दोनों तरफ हम क्या करें, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करें, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो इसका तो समाकलन हो जाता है I, ठीक, और इसमें E0/L, और समाकलन हो गया साइन ओमेगा t इंटू dt। देखिए I इक्वल टू E0/L। ठीक, इसका जब समाकलन आप करेंगे तो समाकलन क्या होता है इसका, माइनस कॉस ओमेगा t/ओमेगा, इतने का ये समाकलन होता है। माइनस को अगर हम ओमेगा को अगर हम इधर कर दें तो I इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर कर दें माइनस को भी, तो माइनस E0/L ओमेगा, और ये हो गया cos ओमेगा t। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, cos ओमेगा t को हमें साइन के पद में लिखना है, क्योंकि जब ये साइन के पद में आएगा तभी आप इससे तुलना कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन में ही है। ठीक है, तो I इक्वल टू माइनस E0/L ओमेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा t, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, के फॉर्मूला से ये हो जाएगा।
साइन 90 माइनस ओमेगा टी बराबर कास ओमेगा टी होता है। ठीक, अब इस माइनस को अंदर ले जाइए। जब अंदर ले जाएंगे तो आई इक्वल टू आएगा ई नॉट बटा एल ओमेगा, और जब ये अंदर जाएगा तो है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा साइन क्या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। भाई जब माइनस अंदर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, तो जो प्लस होगा हमने पहले लिख लिया और ये माइनस हो गया हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, चलिए यदि यदि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का अधिकतम मान क्या हो, 1, अगर ये अधिकतम मान 1 हो जाए तो ये जो है ये भी अधिकतम मान हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम मान में जब किसी का गुणा करेंगे तो भी अधिकतम हो जाता है। तो ई नॉट बटा एल ओमेगा बराबर हो जाएगा आई नॉट, जिसे आप कहते हैं उच्च मान किसका, धारा का उच्च मान, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके जगह हम लिख देंगे आई नॉट, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आप तुलना करके देख लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसमें साइन का कोणांक है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और इसमें साइन का कोणांक केवल ओमेगा टी है, मतलब इस ओमेगा टी में से यहां पाई बाई 2 माइनस किया गया है, यानी जो धारा है वो कोणांक में पाई बाई 2 क्या है, पीछे है, माइनस में है, यानी धारा वोल्टेज से पीछे चलेगी, कितना, पाई बाई 2, यानी जो एल परिपथ है इस परिपथ में धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगी। जब पीछे चलेगी का मतलब होता है पश्चगामी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एल परिपथ में धारा हमेशा वोल्टेज से पीछे चलती है, कितना, 90 डिग्री, या यूं कहें कि एल परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे चलता है। ठीक है, यहां लिखे तुलना करने पर एल परिपथ में धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी होती है, या ये कहें कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, ये भी कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि आप से हम पीछे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं आप हमसे आगे हैं। तो अगर धारा 90 अंश पीछे है इसका मतलब वोल्टेज 90 अंश आगे है। किस परिपथ में, एल परिपथ में। तो ध्यान रखिएगा एल परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कालांतर होता है। वोल्टेज और धारा के बीच कला में अंतर 90 अंश का चलता है एल परिपथ में। आर परिपथ में कालांतर नहीं होता है। कालांतर को किससे शो करते हैं, फाई से, तो यहां पर फाई 90 डिग्री होती है। ठीक है, इसमें धारा 90 अंश पीछे चलता है या वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे चलता है। तो ये रहा हमारा कालांतर एल परिपथ में, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, अब हम इसका ज्या वक्रीय ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए।
देखिएगा ज्यावक्रीय ग्राफ, एल परिपथ का ज्यावक्रीय क्या ग्राफ कैसे बनता है, तो देखिए ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एच। ठीक, एक्स एक्स पे हमेशा समय को डिनोट किया जाता है और वाई एच पे वोल्टेज और धारा के शिखर मान को। तो देखिए धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर 90 डिग्री का, ये जो रेड है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को शो कर रहा है। ऐसे धारा इससे 90 डिग्री पीछे चलेगी, तो देखिए यहां से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, तो इस लाइन से 90 डिग्री पीछे चलने का मतलब इधर से स्टार्ट होगी धारा, ऊपर से नहीं, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है। तो धारा 90 डिग्री पीछे चलेगी, मतलब यहां कहीं से स्टार्ट होगी धारा। ठीक है, तभी इस लाइन से 90 अंश ये पीछे आ रही है, तो देखिए धारा अब ऐसे चलेगी। ऐसे समझ में आ गई बात, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये इनका ज्यावक्रीय ग्राफ। अब इसमें देखिए वोल्टेज का जो शिखर मान है वो ये है ई नाट, और धारा का उस समय शिखर मान यहां पर है वो है आई नाट। ठीक, तो ये हो गया इसका ज्यावक्रीय ग्राफ एल परिपथ का। लेकिन जब फेजर ग्राफ की हम बात करेंगे, फेजर ग्राफ यानी फेजर्स या कला समंजक आरेख किसका है, एल परिपथ का। तो कला समंजक आरेख कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया। देखिए ध्यान से, अगर हम यहां से ई को ऐसे मिलाएं, ठीक, तो ये वोल्टेज का फेजर आरेख बनेगा, और धारा को मिलाएं तो ये धारा का वोल्टेज बनेगा फेजर आरेख, और दोनों के बीच 90 डिग्री का डिफरेंट होगा। मतलब यहां से ये जो लाइन जाएगी ये वाली, वो किसकी होगी, वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज का फेजर आरेख है, ये हो गया इसका क्या, ई नाट। और धारा का देखिए नीचे जा रहा है, और ये हो जाएगा धारा का। ठीक, ये धारा का हो गया क्या, आई नाट। ठीक, इसको यहां मिलाइए डॉट डॉट करके, और इससे इसको मिलाइए ऐसे। ठीक, ऐसे, और ये इसका मूल बिंदु। ठीक है, दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो कितने का है, पाई बाई 2 का है, और ये इतना जो है क्या है, ओमेगा टी है। ठीक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वोल्टेज के तात्कालिक मान इसको ई को शो करेगा, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को शो करेगा, यहां से लेकर यहां तक। और ये जो है वो धारा के तत्कालिक मान आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एल परिपथ का फेजर आरेख, और ये हो गया उसका ज्यावक्रीय ग्राफ। इसी की सहायता से ये बनता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया। देखिए ई नाट है, तो यहां से ई नाट को मिलाती हुई रेखा खींचिए, यहाँ पर आई नाट है तो आई नाट को मिलाती हुई रेखा। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर हमने रियल लाइन में शो किया है।
ठीक। और दोनों देखिए एक दूसरे पे 90 डिग्री के आगे पीछे चल रहे हैं। ठीक है। अब देखें, एक आता है एल परिपथ का प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है। यहां पर देख लीजिए, एल परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात, एल परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है। तो देखिए, एल परिपथ में ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, समीकरण ई नॉट अपान एल बाई ओमेगा का भी बटे आर से क्या करें, तुलना करें। तुलना करने पर तो आर बराबर मिलेगा आपको एल इंटू ओमेगा। आर की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू ओमेगा। यानी एल परिपथ में एल इंटू ओमेगा प्रतिरोध की तरह काम करेगा। अर्थात एल परिपथ में एल इंटू ओमेगा प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा। ठीक है। यह एल ओमेगा एल परिपथ में किस तरह काम करेगा, प्रतिरोध की तरह। जब आप इसको भी बटे आर से तुलना करेंगे, यहाँ ई वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज है। ठीक। यहाँ पर आर प्रतिरोध है, यहाँ पर एल ओमेगा प्रतिरोध है, इसीलिए तो आर बराबर एल ओमेगा हुआ। अर्थात एल परिपथ में जो एल ओमेगा है वो आर की तरह काम करेगा। और इसे हम प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे। तो नीचे लिखेंगे जिसे का मतलब किसे, एल ओमेगा को, जिसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। और प्रदर्शित किससे करते हैं, एक्सेल से। एक्सेल से उसको प्रदर्शित करेंगे, आर से नहीं करेंगे। आर की तरह काम करेगा लेकिन नाम क्या होगा, प्रेरकीय प्रतिघात। और प्रदर्शित करेंगे किससे, एक्सेल से। यानी एक्सेल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल। तो ध्यान रखिएगा, एल परिपथ का जो प्रेरकी प्रतिघात होगा वो होगा ओमेगा इंटू एल। ठीक है। और आगे देखिए, चूंकि ओमेगा की जो वैल्यू होती है, इसी के आगे लिखना, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई एफ होती है। एफ क्या है, आवृत्ति। ठीक है। ये मान अगर यहां रखेंगे तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ इंटू एल, ये भी हो जाएगा। यानी जो एल है, एक्सएल है, वो किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर। यानी जिस धारा में आवृत्ति होगी उस धारा के लिए एक्सएल होगा, और जिस धारा में आवृत्ति नहीं होगी उस धारा में अगर प्रेरक को जोड़ेंगे तो उसका कोई प्रतिरोध नहीं होगा। जैसे डीसी करंट, तो डीसी करंट में आवृत्ति नहीं होती है। तो अगर डीसी करंट में आवृत्ति नहीं होती है और डीसी करंट से आप इस परिपथ को जोड़ रहे हैं, एल परिपथ को, तो इस एल परिपथ में कोई प्रतिरोध काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब आवृत्ति नहीं होगी तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सएल क्या हो गया, जीरो। और एक्सएल ही प्रतिरोध की तरह काम करता है, तो जब एक्सएल जीरो तो प्रतिरोध जीरो। तो डीसी परिपथ में अगर एल सर्किट को जोड़ेंगे तो कोई प्रतिरोध काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सएल जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एसी परिपथ में अगर जोड़ेंगे तो ये प्रतिरोध काम करेगा। क्यों, क्योंकि एसी परिपथ की आवृत्ति होती है। ठीक है। तो एफ का मान होगा तो एक्सएल होगा, और एक्सएल होगा तो एक्सएल प्रतिरोध की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया।
तो एल परिपथ को डीसी में जोड़ने से कोई प्रतिरोध धारा को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर एसी परिपथ में एल परिपथ को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा एक्सएल के रूप में, जिसे आप प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए एल परिपथ का हमने कालांतर बताया, कितना π/2, धारा 90 डिग्री पीछे चलती है वोल्टेज से, कैसे आया वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, दूसरा एल परिपथ का ज्यावक्रीय ग्राफ कैसे बनता है, एल परिपथ का फेजर या कला समंजक आरेख कैसे बनता है, एल परिपथ का प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है, और वह प्रेरकी प्रतिघात किस पर निर्भर करता है। ठीक है, किस प्रकार के करंट में एल परिपथ को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध काम करेगा, किस प्रकार के करंट में जोड़ेंगे तो परिपथ में प्रतिरोध काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।